स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक को समझने जा रहे हैं। एडा बूस्ट। हाँ, एडा बूस्ट यानी एडेप्टिव बूस्टिंग। हम्म, ये थोड़ी पुरानी जरूर है, पर आज भी काफी पावरफुल है। बिल्कुल। और हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक लेख भी है, एडा बूस्ट स्मार्ट वर्गीकरण के लिए अनुकूली बूस्टिंग। जी। तो आज हमारा मकसद यही है कि ये समझें कि ये तकनीक काम कैसे करती है, क्यों ये इतनी खास है। और कैसे ये थोड़े कमजोर अनुमानों, जिन्हें वीक लर्नर्स कहते हैं, उनको जोड़कर एक बहुत ही सटीक मॉडल बना देती है। हाँ, यही तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीक लर्नर्स, ये क्या बला है? हाँ, तो वीक लर्नर्स जैसे मैंने कहा बहुत सरल मॉडल होते हैं। सोचिए जैसे डिसीजन स्टम्प्स होते हैं। डिसीजन स्टम्प्स मतलब एक ऐसा छोटा सा नियम जो बस एक ही सवाल पूछता है, जैसे क्या साइज बड़ा है या क्या रंग लाल है, बस। अच्छा, ओके। तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस तुक्के मारने से आप कह सकते हैं थोड़ा सा बेहतर होते हैं। ठीक है। और यहीं एडा बूस्ट का वो कहते हैं ना असली जादू शुरू होता है। अच्छा, कैसे? ये तकनीक क्या करती है, ये इन कमजोर सीखने वालों की ताकत को मतलब बढ़ाती है एक टीम बनाकर। ओके। तो प्रक्रिया शुरू होती है सभी डेटा पॉइंट्स को बराबर वजन या इंपॉर्टेंस देने से। ठीक है, सबको बराबर मान लिया। हाँ, फिर हम एक वीक लर्नर को ट्रेन करते हैं। वो कुछ सही करेगा, कुछ गलत। हाँ, जाहिर है। और फिर उसकी गलतियों को नोट किया जाता है। और फिर? यही वो अडेप्टिव वाला हिस्सा आता है। सही। जिन डेटा पॉइंट्स को उसने गलत क्लासिफाई किया, उनका वजन बढ़ा दिया जाता है। वजन बढ़ाने का मतलब? उन पर ज्यादा फोकस। हाँ, बिल्कुल। अगले वीक लर्नर को ट्रेनिंग के वक्त इन मुश्किल गलत क्लासिफाई हुए मामलों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे हम मुश्किल सवालों पर ज्यादा मेहनत करते हैं। समझ गई। तो हर अगला मॉडल पिछले वाले की गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। हर बार एक नया वीक लर्नर आता है, बढ़े हुए वजन वाले पॉइंट्स पर फोकस करता है। और हर लर्नर का अपना वजन भी होता है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। हर वीक लर्नर को उसकी खुद की सटीकता के हिसाब से एक वजन मिलता है। मतलब जो ज्यादा भरोसेमंद है, फाइनल फैसले में उसकी बात का वजन ज्यादा होगा। अच्छा। और अंत में इन सभी वीक लर्नर्स का एक वजनदार योग, मतलब एक वेटेड सम या वोटिंग कह लीजिए, वही हमारा फाइनल शक्तिशाली मॉडल बनता है। वाह, ये तो सुनने में काफी स्मार्ट तरीका है। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा तो शायद सटीकता ही होगी। हाँ, बिल्कुल। बेहतर सटीकता इसका सबसे बड़ा फायदा है, खासकर मुश्किल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ये मुश्किल उदाहरणों पर बार बार फोकस करता है ना। तो ये उन पैटर्न्स को भी पकड़ लेता है जो शायद एक सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉडल मिस कर दे। और ये लचीला भी है शायद, मतलब अलग-अलग वीक लर्नर्स यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप डिसीजन स्टम्प्स यूज कर सकते हैं या थोड़े और कॉम्प्लेक्स मॉडल भी, जैसी जरूरत हो। और ओवरफिटिंग, उसका क्या? क्योंकि लर्नर सिंपल है, तो शायद ओवरफिटिंग कम होती होगी। सही पकड़ा। खासकर जब आप बहुत सरल वीक लर्नर्स जैसे स्टम्प्स इस्तेमाल करते हैं, तो ओवरफिटिंग का खतरा कम रहता है। ये तो बढ़िया है। और इसे लागू करना मुश्किल है? नहीं, तुलनात्मक रूप से काफी सीधा है लागू करने में। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल नहीं है। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। ये जो वजन बढ़ाने वाला फंडा है, अगर डेटा में शोर हो, मतलब नॉइज या आउटलायर्स। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। एडा बूस्ट की ये एक कमजोरी मानी जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये गलतियों पर इतना जोर देता है, तो अगर डेटा में नॉइज है या कुछ आउटलायर्स हैं जिन्हें मॉडल गलत क्लासिफाई कर रहा है, तो मॉडल उन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगेगा। बिल्कुल, वो उन गलत या शोर वाले पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश में असल पैटर्न से भटक सकता है। तो हाँ, ये नॉइजी डेटा और आउटलायर्स के प्रति संवेदनशील हो सकता है। हाँ, ये तो ध्यान रखना होगा। और कोई चुनौती, जैसे कंप्यूटेशन? हाँ, अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है, तो ये कंप्यूटेशनल रूप से महंगा हो सकता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल प्रक्रिया है। एक लर्नर के बाद दूसरा ट्रेन होता है। पैरेलल करना मुश्किल है। और सही वीक लर्नर चुनना भी जरूरी होगा। हाँ, वीक लर्नर का चुनाव और कितने लर्नर्स का इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, ये हाइपर पैरामीटर्स हैं जिन्हें सही से चुनना परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ देखते हैं हम? ओह, इसके इस्तेमाल काफ़ी हैं। इमेज रिकग्निशन में, जैसे चेहरे की पहचान, वो जो पुराना वायला जोन्स फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम था ना, हाँ हाँ, सुना है। वो एडाबुस पर ही आधारित था।
बहुत सारे सिंपल फीचर्स को मिलाकर चेहरा डिटेक्ट करता था। अरे वाह। और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी, जैसे स्पैम ईमेल फिल्टर करना हाँ। या दस्तावेजों को कैटेगराइज करना। अच्छा। धोखाधड़ी का पता लगाने में, जहां बहुत महीन पैटर्न पकड़ने होते हैं। हम्म। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स या चिकित्सा निदान में भी इसका उपयोग होता है। कमाल है। मतलब कमजोर कड़ियों को सही तरीके से जोड़कर एक मजबूत चेन बना दी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। संक्षेप में एडाबूस्ट का एसेंस यही है, गलतियों से सीखो, मुश्किल पे फोकस करो और सिंपल को मिलाकर कॉम्प्लेक्स हल करो। तो कुल मिलाकर कुछ चुनौतियां हैं, जैसे नॉइस के प्रति संवेदनशीलता, लेकिन फिर भी ये सटीकता बढ़ाने का एक बहुत ही चतुर और शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। अपने टूल किट में रखने लायक एक जरूरी औजार है ये। सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, ये जो सिद्धांत है कि गलतियों को अहमियत देकर सीखना, क्या ये सिर्फ एल्गोरिथम तक ही सीमित है? मतलब क्या ये सोच हम इंसानी सीखने में या टीम वर्क में या शायद प्रोजेक्ट्स में भी लागू कर सकते हैं, जहां हम पिछली गलतियों या मुश्किलों पर ज्यादा ध्यान देकर आगे और बेहतर बने? वाह, ये तो काफी गहरा विचार है, सोचने वाली बात है बिल्कुल।